बस नोमान किधर? आज हम अपने चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे और चैप्टर में जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास शाबाश फिनोल। वो है हमारे पास फिनोल। तो फिनोल जैसे आप जानते हैं कि ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इनकी हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर में अगर हम बातें करें तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंगल होगी वो हमारे पास है 109 डिग्री, ठीक है। इसमें जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 और इसके अलावा जो इंटरनल एंगल होगा, इंटरनल एंगल तो वो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बातें हैं। जबकि अगर हम डिस्कस करें एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन की, सॉरी, तो अभी यहां पर हमारे पास ज्यादा एस कैरेक्टर है sp2 की निस्बत, ठीक है। अगर अल्कोहल में आप बॉन्ड लेंथ को देखें तो वो बॉन्ड लेंथ है 1.42, यानी नोट में आप याद रख लें, अगर मैं अल्कोहल लूं या मैं फिनोल लूं तो अल्कोहल में हमारे पास क्या चीज है शाबाश, अल्कोहल में हमारे पास ये जो है तो लेट सपोज बॉन्ड लेंथ है और कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिनोल की बात करूं, फिनोल की, और फिनोल का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो फिनोल में हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सॉरी। तो यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 1.36। तो ये अक्सर ईटा में पूछा भी गया है कि अल्कोहल और फिनोल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है तो अल्कोहल की ग्रेटर है किससे, फिनोल से। इसके रीजन क्या है, तो इसके रीजन जो है तो वो आप क्लियरली बता दें कि इसका रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। रीजन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो चारों के चारों जो है तो सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। जबकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी सर्कुलेट करता है कार्बन के साथ, तो इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास तो वो है sp2। तो इसलिए हम कहते हैं कि sp3 में s और sp2 में इसमें हमारे पास s परसेंटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी शाबाश, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सॉरी एस कैरेक्टर तो यहां पर, सॉरी मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, मैंने काट दिया, एस कैरेक्टर यहां पर ज्यादा है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो है तो वो कम है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रीजन है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज लेस फिनोल देन अल्कोहल ड्यू टू द greater percentage of S, more electronegativity attract more electron towards itself due to which bond length will be decrease, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपके बुक में डिस्कस भी हुई है और इसको आपने सीखना एमसीक्यूज के लिए जरूरी बात है। इसके बाद जब हम बातें करेंगे तो वो हमारे पास आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में हमारे पास क्या है शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है
तो वो है हमारे पास सिंपल कि ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो जो होगा बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट जो है तो यही बात है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सर दिल तो कुछ 40-42 का सामना आप कंटिन्यूस आती है यार। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं? स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड्स। देखिए माशाल्लाह बहुत क्लियर हुआ वहां तो दरियो का साम। असल में कोई स्टूडेंट्स ने किधर मैसेज कर दिया कि बारिश है और मसला है और हमें मसला है नेटवर्क का और क्लास को वो स्टॉप कर लें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ओवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वाणा योनिम स्टूडेंट का मसला देखा बोल माशाल्लाह और ब्रेक दी क्लास में पार्टिसिपेंट 40 दे तकरीबन 30-35 क्लास में उचत का तो ओवर के एग्री दी। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी जो है तो सॉल्युबिलिटी जो है तो कमी कम ला सकता, सॉल्युबिलिटी भी ग्रेटर है अल्कोहल से और वही रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बुनियादी आसान सी बातें हैं। जो नेक्स्ट बात है हमारी वो हमारी है शाबाश कि अगर 5% वाटर इसमें ऐड कर दें, 5% वाटर अगर ऐड कर लें तो इसको हम कहते हैं कॉल्ड शाबाश कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं और ये एज ए डिसइंफेक्टेंट या जर्मिसाइड के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहल या फिनोल की एसिडिटी की, तो हमारी जो हेडिंग होगी तो वो होगी एसिडिटी ऑफ फिनोल। बुरपदी यो हेडिंग यो क्वेश्चन जरूरी दे चिराशी खा या फिजिकल प्रॉपर्टी बाय टॉपिक तक कंसीडर के नो दे कि यो पॉइंट तो लाइन बाय लाइन वे यूएमसीक्यूज में भी देना रही एसिडिटी ऑफ फिनोल देनो बस दा खबर दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीख लियो और आसान है इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है देखिए जरा, अगर मैं फिनोल को बनाऊं यहां से इस तरह, ठीक है, ये मेरे पास फिनोल है। ठीक है, तो फिनोल में अगर आप देखें तो होता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और इस प्लस को H प्लस इस फॉर्म में रिलीज करता है, तो इसलिए कहते हैं हम कि ये क्या चीज है ये एसिडिक है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास स्पीशी बनती है वो कुछ ये चीज बन जाएगी, उसको बोले 10 स्पीशी जोड़ा शो। जब ये स्पीशी बन जाती है तो तमाम स्टूडेंट को पता है कि ये स्पीशी क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज तो एनाइन होता है, तो इस स्पीशी को हम नाम देते हैं फिन ऑक्साइड आइन। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आइन। फिनॉक्साइड आइन जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहां पर आपको पता है कि फिनॉक्साइड आइन जो है तो क्या है, स्टेबल है, और रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करता है, ये यहां पर डोनेट करता है, फिर ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, तो इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज जो होती है तो वो पूरे रिंग पर घूम रही होती है, जिससे एक जगह पे फील नहीं होती, तो इसलिए ये इसको स्टेबल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिनोल जो है तो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम अल्कोहल में बात करें, ये मेरे पास अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल में अगर इस तरह हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर और ये रिलीज कर दे, तो इसके नतीजे में हमारे पास RO- और H+ बन जाता है।
और इसमें अगर बात करूं तो इसको हम कहते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं? अल्क ऑक्साइड आयन। और अल्क ऑक्साइड आयन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं, अपनी ही जगह पर खड़े हैं, यानी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए अल्क ऑक्साइड आयन क्या है? ये अनस्टेबल है। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर स्टेबिलिटी की बात आए तो फिनोल जो है तो वो अल्कोहल से मोर स्टेबल हैं। रीजन उनमें क्या है? रीजन उनमें यह है कि जब प्रोटॉन लॉस होते हैं उसके बाद जो स्पीशी रह जाती है वो फिनोल की रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशी है, जबकि अल्कोक्साइड की जो अल्कोहल का रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो उस पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो डीलोकलाइज होते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, उनके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए वो अनस्टेबल है, तो वो अपने एच को रिलीज नहीं करता आसानी के साथ। तो ये इनकी एसिडिटी के बारे में कुछ बातें हैं कि कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज है और कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है। जब ये चीजें भी पढ़ लें तो इसके बाद नेक्स्ट एसिडिटी के बाद हमारे साथ जो बात आती है वो आती है इसकी प्रिपरेशन की। ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसकी किस चीज पे हम आएंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल की जो प्रिपरेशन है बहुत ही आसान है। शाबाश। फिनोल की क्या प्रिपरेशन है? शाबाश। फिनोल की प्रिपरेशन सबसे पहले जो है तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से है। ठीक है। उसके बाद एक प्रिपरेशन उसकी क्या है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। तो आपको इनमें ये याद रखना चाहिए कि इसके साथ जो हमारे पास स्पीशीज बनती हैं तो वो क्या क्या होती हैं, यानी प्रोडक्ट कौन सी होती है। ठीक है। बाकी तो आपको वो कंडीशंस याद रखनी है। तो प्रोडक्ट में फिनोल के साथ साथ एंड में आपको क्या बनता है? NaCl। तो ये आपको MCQs में बहुत दफा पूछा भी गया है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ प्रोडक्ट में फिनोल के साथ बाय प्रोडक्ट कौन सी चीज बनी है। दूसरा नंबर जो हमारे पास है तो वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन यही पूछा गया है, ये भी पूछा गया MCQs में कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम कहते हैं डो प्रोसेस। एक कंपनी का नाम है अमेरिका में। ठीक है। डो प्रोसेस के जरिए तैयार होता है। ठीक है। तो जब डो प्रोसेस कर लें तो फिर इसमें हमारे पास है थर्ड नंबर जो है, तो थर्ड नंबर भी MCQs के लिए बहुत जरूरी है और वो हमारे पास है एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। फ्रॉम एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। ठीक है। क्यूमीन। तो ये पूछा गया है कि इसकी जो प्रोडक्ट होते हैं MCQs में, प्रोडक्ट्स तो ये कौन कौन से हैं। तो एक हमारे पास अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक तो फिनोल होगा और इसके साथ साथ दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा कीटोन। तो ये आपको ईटा में पूछा गया है कि एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन में जो टोटल प्रोडक्ट हैं यानी फिनोल के साथ बाय प्रोडक्ट कौन सा हासिल हुआ, तो वो हमारे पास एसीटोन यानी कीटोन हासिल हुए। ठीक है। फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है चौथा नंबर। हाइड्रोलाइसिस अगर आपको याद हो उस दिन मैंने डाइजोनियम साल्ट में कराया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ये भी ऐसे वक्त नहीं है कि इसमें आप मैकेनिज्म करें, सर मैकेनिज्म करवाएं एक एक स्टेप, ये जरूरी नहीं है। ईटा के लिए सिर्फ आपने बुनियादी एक प्रोसेस याद रखने हैं आपको। ठीक है। उसमें कंडीशंस जो होंगी, मतलब टेम्परेचर प्रेशर की रेंजेस आपको याद रखनी और इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स पे बहुत जोर देना। तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे तो वो MCQs के लिए जरूरी है। कौन कौन से हैं? एक फिनोल है, एक हमारे पास नाइट्रोजन है, एक हमारे पास HCl है। उस दिन मैंने आपको करवाया भी था कि डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो फर्दर जो है तो
टूट कर हाइड्रोलाइज्ड होकर फाइनल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन और HCl भी देता है। और यहाँ पे भी आपके बुक में ये मेंशन है क्लियरली, तो इस पॉइंट को भी आप ज़हन नशीन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फिनोल की बातें हैं तो वो हमारे पास इसकी हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। तो फिनोल की रिएक्टिविटी को अगर चेक किया जाए, फिनोल की रिएक्टिविटी को अगर चेक किया जाए तो फिनोल की नॉर्मल रिएक्टिविटी हम कहते हैं कि जो रिएक्टिविटी ब्रोकन टू फॉर्म साल्ट, ईथर साल्ट वगैरह, सेकंड रिएक्शन इसका बेंजीन करेंगे, ठीक है। तो फिनोल की रिएक्टिविटी दो वजूहात के बुनियाद पर है, ठीक है। ये हमारे पास फिनोल है, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है तो क्या होंगी यहाँ पर, टू रीजंस की वजह से है, ठीक है, टू रीजंस की वजह से है। एक जो है तो OH ग्रुप की वजह से है, और दूसरा जो हमारे पास है तो वो बेंजीन रिंग की वजह से, ठीक है। तो OH जो ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास याद रखें कि OH बॉन्ड जो होता है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूटता है, ठीक है। और इससे टू फॉर्म, जब ये टूटता है टू फॉर्म तो क्या चीजें बनते हैं, ये ईटा में आ सकती हैं, ठीक है। ईटा में ऑप्शन होगा, ये साल्ट भी बना सकते हैं कोई अपना, इसके अलावा ईथर भी इससे बन सकता है, इसके अलावा ईस्टर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो होते हैं तो अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो बनेंगे, ठीक है। और इसका जो ये पोर्शन है, ये तो आपको पता है ये तो एरोमेटिक पोर्शन है, तो ये नॉर्मली एरोमेटिक कौन सा रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता है बेंजीन में आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इससे क्या क्या बनाएंगे, तो हमारे पास रिएक्शन अभी इन्हीं के यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर हम जो पहला नंबर रिएक्शन इनका करवाएंगे तो हमारे पास है शाबाश हेलोजिनेशन। और पे कौन सी रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर है हेलोजिनेशन, ये ईटा में आया हुआ है, ठीक है। ये ईटा में बहुत पूछा गया है कि हेलोजिनेशन में हमारे पास क्या होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर इंट्रीटेस्ट के लिए लिख लो नोट, नोट MCQs के लिए लिख लो, ये MCQs के लिए ये नोट लिख लो कि ये हेलोजिनेशन है तो ये फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। दिस इज फिनोल, बुक में ये नहीं लिखा लेकिन ईटा में पूछा है कि फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, फिनोल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी हेलोजिनेशन से हम करेंगे। कैसे, अभी देखें, दिस इज फिनोल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ढेर जरूरी पॉइंट थे याद की, हाँ, द फिनोल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने, ठीक है। और दी कि वो से चल की गई, तो ये तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि क्या होगा, ये क्या है, ये फिनोल है ना, ठीक है। और अब क्या आएगा, जब हेलोजिनेशन करते हैं तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हम तो कहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, OH, ये देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए या ऑर्थो पे पोजीशन पे आएंगे और ये पैरा पे प्रोडक्ट है, तो 3 पोजीशन है, तो और यहाँ पे ब्रोमीन मेरे पास 3 आ जाएंगे, Br, ये Br हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, और ये Br, ठीक है। ये 3 Br जो होंगे तो ये यहाँ से जो H आता है, यहाँ से जो H हट जाएगा, यहाँ से जो H हट जाएगा उसके साथ, तो यहाँ पे 3HBr तो बन गए, ठीक है। और बाकी जो पोजीशन खाली हो जाती तो ये 3 Br वहाँ पे चले जाते, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ये होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, एक Br यहाँ पर आ गया, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर, और ये हमारे पास OH। तो इसका नाम जो होगा तो ये होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है।
और ये आपको ईटा में आते हैं कि ये असल में हमारे पास वाइट पीपीटी होते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि फिनोल जब ब्रोमीन यानी हेलोजिनेशन करते हैं ब्रोमीन के साथ, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर बन गए तो ये फिनोल है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बने तो ये फिनोल नहीं है। और कभी कभी ये ईटा में आ जाता है कि व्हेन द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन टेक्स प्लेस विद फिनोल सो द white precipitate will be formed, which of the following is, तो 1 3 5 इस तरह होगा ना पोजीशन। तो फिर आपको पता है OH ग्रुप तो ऑर्थो पैरा है, तो लिहाजा 2 4 6 जो है तो ये पोजीशन इनकी यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी, तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी ये आ सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फिनोमेना करें, और यहीं पे आपके बुक में लिखे, जरा गलत लिखे, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और ईटा के लिए टेस्ट के लिए हम डिस्कस कर देंगे इसी हेलोजिनेशन में। अगर हमारे पास यहाँ पे फिनोल हो, ठीक है, यहाँ अगर हमारे पास फिनोल हो और फिनोल को हम ट्रीट करें किसके साथ, लेट सपोज क्लोरीन क्लोरीन हम ले लेंगे। ठीक है, क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, और क्लोरीन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर जो है तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनाएगा तो ये 2 किस्म के प्रोडक्ट बना सकता है, ये 2 किस्म के प्रोडक्ट बना सकता है। वो 2 किस्म के प्रोडक्ट कौन से होंगे, उसको अगर आप देखें तो ये भी होगा और ये भी होगा। कैसे, क्योंकि ये तो कौन सा ग्रुप है आपको पता है ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, तो ये क्लोरीन ऑर्थो पे भी आएगा पैरा पे भी। कुछ हम इस तरह करते हैं कि लेट सपोज पहले हम ऑर्थो पे ले आते हैं यहाँ पर, और दूसरा हम जो है तो कहाँ पे लेंगे, एक हम पैरा पे ले आएंगे। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये परसेंटेज हमारे पास 15% है, जबकि ये हमारे पास 85% है। यानी पैरा प्रोडक्ट जो होगा तो 85%, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, और रीजन उसकी ये है क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 ग्रुप अटैच हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर आप इसमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, करीब करीब है ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए ये इनको अनस्टेबिलिटी देते हैं और इसलिए इसकी परसेंटेज कम होगी। लेकिन अगर इस ग्रुप को और इसको, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से, तो रिपल्शन कम होती है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी आपके बुक में बिल्कुल पेज नंबर समथिंग 200 समथिंग पे है, तो ये आप चेक कर लें। तो आपको अगर ईटा में आए कि फिनोल हमारे पास जब हेलोजिनेशन करेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा देगा या पैरा, तो आप कहेंगे कि पैरा प्रोडक्ट ज्यादा होता है, रीजन लेस रिपल्जन की होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे जो हमारे पास प्रिपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नाइट्रेशन, बहुत जरूरी है नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका एक रिएक्शन है, बहुत जरूरी है। तो नाइट्रेशन अभी हम जब करेंगे फिनोल की, फिर यहाँ पर 2 एमसीक्यूज आएंगे हमारे पास कि लेट सपोज ये फिनोल है हमारे पास और यहाँ पे भी मेरे पास फिनोल है। ठीक है, दोनों जगह मेरे पास फिनोल है। ठीक है, एक एमसीक्यूज ये जरूरी है और एक एमसीक्यूज ये जरूरी है। फिनोल के पास क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, तो बस वही चीज है, क्या हम करेंगे, HNO3 को यूज करेंगे या नहीं, तो यहाँ पर HNO3 को लेंगे और यहाँ पे भी HNO3 को लेंगे। और नाइट्रेशन तो आप जानते हैं, नाइट्रो ग्रुप जब आते हैं फिर इसमें किसके साथ, इसमें H2SO4 भी डाला जाता है। ठीक है, जो नाइट्रो जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने पढ़े, लिहाजा कॉन्सेप्ट आपको पता है। और यहाँ पर HNO3 मैंने क्या लिया है, डाइल्यूटेड, और यहाँ पे क्या लिया है, कंसंट्रेटेड। तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो याद रखें डाइल्यूट में जो प्रोडक्ट होगा तो 2 किस्म के होते हैं। वही बात है, ये कौन सा है शाबाश, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ग्रुप है ना। ठीक है, तो डाइल्यूट में हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तो क्या आएगा, ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसको कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा ये हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, ठीक है। ये एक ऑर्थो है, एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास ईटा में के डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो हमें ऑर्थो और नाइट्रो फॉर्म भी देगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है तो हमारे पास एक ही कंपाउंड दे देगा, यानी ये OH है तो यहाँ पर एक NO2 यहाँ पर अटैच होगा, एक NO2 यहाँ पर अटैच होगा और एक NO2, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सब अटैचमेंट हो जाती है। तो इन कंपाउंड को हम नॉर्मली क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या फिनोल, ठीक है। और यही ईटा में आपको फिर से क्वेश्चन MCQs में एक तो ये नाम याद रखेंगे और इसको सिंपल पिक्रिक एसिड कहते हैं। अच्छा, ये भी आपसे ईटा में MCQs में पूछा जा चुका है कि पिक्रिक एसिड क्या चीज है। यानी पिक्रिक एसिड जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उससे हमारे पास, बाकी और तो पैरा तो आप समझते हैं, तो इसलिए ये पिक्रिक एसिड हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नाइट्रेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन आपने स्टडी की। फिर अगर आप सोडियम मेटल के साथ स्टडी करेंगे या ऑक्सीडेशन या ये अब स्टडी करेंगे तो इसमें हमारे पास सोडियम मेटल के साथ है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम मेटल, ठीक है, विद सोडियम मेटल, ठीक है ना। तो सोडियम मेटल में आपके साथ क्या होंगे, शाबाश, सोडियम मेटल में आपके साथ कौन से होंगे, खुद बताएं, शाबाश। सोडियम मेटल में यानी लेट सपोज अगर मैं ये फिनोल ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, शाबाश, यहाँ पर मैं 2 रिंग ले लूंगा क्योंकि यहाँ से इस मर्तबा बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर सोडियम मेटल होगा तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, शाबाश, यहाँ पे मेरे पास बनते 2, यहाँ पे O आ जाएगा और ये नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होता है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से जब 2 होंगे तो एक हाइड्रोजन ये दूसरे से भी, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है तो वो रिलीज हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन गया, साल्ट। और ये कॉमन रिएक्शन है, आपको पता है कि जब भी एक एसिड आता है और किसके साथ मिलता है, एक मेटल के साथ, तो इससे साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये भी आपको एक MCQs आता है। अच्छा, बहुत जरूरी ये इक्वेशन है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है सोडियम के साथ, तो यही रिएक्शन आप फॉलो अप करें, ठीक है। फिर इस तरह जब ये फिनोल कर लें हमारे पास, तो नेक्स्ट ईथर के बारे में आ जाता है। आसान था, इसमें कोई मुश्किल इतनी बात नहीं है। और जब ईथर पे आएंगे तो ईथर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ईथर की थोड़ी सी बातें सीखनी है। सॉरी, मैंने ईस्टर लिख लिया है, ये ईथर है, ठीक है, ईथर। तो ईथर तो आपको पता है कि ये भी वाटर डेरिवेटिव हो, उसका जनरल फार्मूला क्या है, ROR है। यहाँ पर 2 लोन पेयर अटैच है, ठीक है। जब 2 लोन पेयर अटैच है तो क्या होता है, इसका नॉर्मल हमारे पास ये 2 टाइप्स की होती हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की ईथर होती हैं। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक ईथर, एक को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ईथर कहते हैं, और एक को हम कहते हैं एसिमेट्रिक ईथर। एक को हम सिमेट्रिक ईथर और एक को एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक ईथर मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं लिखूं CH3 ये और ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूं CH3 ये O ये CH2 और ये CH3, तो जरा देखें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो यहाँ पे जो अल्काइल है और यहाँ पे दोनों में कार्बन की तादाद 1 है, तो इसको सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन की तादाद 1 और दूसरे साइड पे कार्बन की तादाद 2, तो इस तरह के ईथर को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। तो ईटा में अगर आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो दोनों अल्काइल में कार्बन की तादाद को गिनकर फैसला करें।
ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट जो इसकी है तो वो है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले जो प्रिपरेशन है तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो पहले भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक दफा शुरू में बताया था। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और आपको मैंने बताया था कि कंट्रोल रखने है कंडीशन को कंट्रोल रखना है। कितना कंट्रोल रखना है, ये देखें कौन यूज हो रहा है, H2SO4 इस्तेमाल हो रहा है और प्लस 140 सेंटीग्रेड। तो फिर आपको यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर आपको क्या देगा, ईथर देगा, और प्लस डिहाइड्रेशन है तो वाटर रिमूव होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा ये है, मैंने पहले भी कहा था, दिस मस्ट बी कंट्रोल, क्योंकि अगर H2SO4 बिकॉज H2SO4 प्लस 170 सेंटीग्रेड विल प्रोड्यूस अल्कीन, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया था, ये आपको मैंने करवाया था, फिर ये अल्कीन पैदा करेगा। तो इसलिए प्रिपरेशन में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि ईथर को कंट्रोल डिहाइड्रेशन करनी है, तो आपके पास जो है तो प्रोडक्ट ईथर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, वो भी अक्सर पूछा जा चुका है पेपर में कि ये विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस जो है तो उनमें हमारे पास क्या है, इसमें असल में हम क्या लेते हैं, नॉर्मली जो रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं कि ROH, तो ये कौन है, अल्कोहल होता है, और इसको किससे, मेटल से ट्रीट करते हैं। और जब भी मेटल से ट्रीट करते हैं तो फिर वही रिएक्शन है क्या बनाएगा, RONA प्लस हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे सर ये कैसे, तो ये वही रिएक्शन है ना, इससे पहले मैं भी आपको करवा चुका, ये क्या एसिडिक है ना, तो ये एसिड है, और एसिड जब भी किसके साथ मिलता है, मेटल के साथ मिलता है, तो क्या बनाता है, ये साल्ट बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। इससे पहले भी मैंने आपको MCQs करवा भी दिया कि जब भी एसिड मेटल के साथ मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन, और हाँ ये साल्ट जो है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सोडियम। ये सोडियम है, ये अल्काइल भी है तो अल्क, और ऑक्साइड भी है तो ऑक्साइड साल्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं ईथर के लिए, कि ईथर जब सोडियम मेटल के साथ मिलेगा तो जो साल्ट बनेगा वो सोडियम अल्कोक्साइड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, साल्ट हुआ। तो आप कहें कि सर हम तो यहाँ पर जो है तो साल्ट तो नहीं बना रहे, हम तो ईथर बना रहे हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज बन गई है उसको उठाएं, यानी RONA को उठाएं, और इसको आप फर्दर ट्रीट करें किसके साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ। अल्काइल हेलाइड से ट्रीट होगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, इस तरह ये माइनस है ये प्लस है, तो अपोजिट साइड पे चले, ये माइनस इधर प्लस ये माइनस यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ROR और प्लस NaX, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल विलियमसन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिर यही है कि डाइमिथाइल कलरलेस वोलेटाइल सिंपल पॉइंट है, ठीक है, लेस डेंसर, और केमिकल रिएक्टिविटी जो है तो बहुत जरूरी है इसकी, बहुत जरूरी है केमिकल रिएक्टिविटी। ये आसान है, अच्छा ये ईथर और फिनोल और अल्कोहल में जरा बातें बहुत हैं। ये फिनोल, जबकि फिनोल में भी ये पिक्रिक एसिड और ये एरोमेटिक और ये OH बॉन्ड और ये चीजें, और ईथर में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन ईथर में याद रखें, और केमिकल रिएक्टिविटी में 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं। आसान है, कुछ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें, तो हम लिखते हैं नोट में कि ईथर जो है तो वो तो क्वाइट स्टेबल होता है, ठीक है।
ईथर इज क्वाइट स्टेबल। जब क्वाइट स्टेबल होते तो ये रिएक्शन नहीं करता, सो नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, यही एमसीक्यूज है। बेस के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है, या डाइल्यूट एसिड के साथ, इनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। मगर ये से, और हाँ यहाँ पे हो सकता है कि रिएक्ट विद, क्यों रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। वजह क्या है, वजह ये है कि ये खुद क्या है, ये देखें ना, ये खुद क्या है, शाबाश, ये खुद इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद बेसिक हैं, लोन पेयर इसके पास ये डोनेट करते हैं और एसिड के साथ है, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से हैं हमारे पास, H2SO4 को हम ले लें, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेंगे, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एसिड हो गया, हमारे पास बेस हो गया, तो हमारे पास क्या बनाएंगे, शाबाश, हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है ना, साल्ट और वाटर बनाएंगे, क्लियर है। ये साल्ट जो होते हैं उसको ऑक्सीनियम साल्ट कहते हैं, ये साल्ट जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीनियम साल्ट, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखिए ना, कैसे बनाते हैं देखिए, ROR, ठीक है, ये क्या है, H2SO4, किस तरह बनेगा, ये किसको रिलीज करेगा, H प्लस को, जब H प्लस को रिलीज करता है तो ये जब इधर आएगा तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो इससे बन जाएगा ROR, एक लोन पेयर, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये बन गया, और यहाँ पे इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर डोनेट, ये होल स्फीयर में इसको हम इस तरह, और ये जो बाकी पोर्शन इससे रह गया, तो इससे एक H चला गया, तो ये एक HSO4 माइनस रह जाता है, तो ये पॉजिटिव स्पीशी है, ये नेगेटिव स्पीशी HSO4 यहाँ बाहर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, शाबाश, ये हमारे पास ऑक्सीनियम साल्ट बन गया, ठीक है, क्लियर है। और आखिरी जो इसका जो रिएक्शन है तो हमारे पास है हेलोजन एसिड के साथ, ठीक है, ईथर प्लस हेलोजन एसिड के साथ, तो ये ईटा के लिए बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि ईथर हमारे पास जब होता है ROR, और यहाँ पर हमारे पास हेलोजन एसिड कौन सा ले ले, HI ले ले, हीट करें तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, शाबाश, प्रोडक्ट आपके पास अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा कि इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आप तीसरा रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन को स्टडी करें तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी एसिड हैलाइड के साथ, ठीक है, तो ये देखें ROR और RC11O, शाबाश, और X के साथ, तो फिर इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या होंगे, फिर हमारे पास RX होंगे, और हमारे पास प्लस ईस्टर, ठीक है, तो ये भी आपको एमसीक्यूज में आएंगे कि जो प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, शाबाश, वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड और हमारे पास ईस्टर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोडक्ट वाले ज्यादा आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास चैप्टर का जो है तो एंड हो गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें काम करेंगे। अगर आपके किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, बारिश भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू सिग्मा बॉन्ड नहीं या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक देखा ना, थ्रू सिग्मा बॉन्ड भी कना हमदा को सही दे इंडक्टिव इफेक्ट नो बिया रेजोनेंस की सदा गरे रेजोनेंस چې کوم دی रेजोनेंस को पाई इलेक्ट्रॉन چې کله خپل ځان بدلی را بدلی خپل پوزیشن دی ته रेजोनेंस وي. خیال لري ٹھیک شو؟ यस सर. دلته اوس یو ګروپ اٹیچ دی، خیال لري اوس به د الکترونیګټیویټي زیات دا به دنه کا دا سیګما الکترون راکاږي، صحیح دی کنه؟ دنه چې کله راکاږي دا خپشي دا دنه راکاږي، خیال لري الکترون دا بیا د دنه الکترون راکاږي، دا بیا د دنه الکترون نو زیات تر دا انډکټیو افیکټ چې کوم دی نو کاربن نمبر 4 پورې چې کوم دی افیکټیو کار کولې شي. خیال دې څومره چې لري زینو دومره انډکټیو افیکټ والا اثر ختميږي، پوه شو کنه؟ خو که عمده فینومینا موږ رنګ سټرکچر بنزین رنګ کې د سټډي کو، خیال دې بنزین رنګ کې ټیک دی کنه؟ نو هغه ټایم به دې ته چې کوم دی بیا سیګما الکترون به وو دې ته بیا موږ میزومریک افیکټ وایو. ښه हाँ जी सही है. Question sir. Thank you.